हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी जीरो से हीरो सीरीज का, जहां पर हम लोग आपको 100 डेज में आपका पूरा बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और आज की इस क्लास 12th के लिए और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लिए आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूं उसे कहते हैं नेशनल इनकम। यह हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। यह न्यूमेरिकल भी है और इसमें थ्योरेटिकल भी है, बट थ्योरी जब तक आपको अच्छे से नहीं आएगी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए थ्योरी को ध्यान से समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों। आज की इस क्लास में कुछ इस तरीके से मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा कि क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए न्यूमेरिकल का एग्जाम्स में, आप उसे बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो आइए आज की इस क्लास में और समझते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहना बेटा, ताकि आपको वो भी पता चल सके कि सरप्राइज आप लोगों के लिए क्या होने वाला है आज की इस क्लास में बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हमारे नेशनल इनकम और उसके कॉन्सेप्ट्स को। यहां पर हम लोगों का मोटिव यह है कि जितना आसान हो सके उतनी आसान भाषा में मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर और टॉपिक को क्लियर कर सकूं। तो प्लीज यहां पर आप जब आए हो तो आप लोग ये मत सोचना कि यहां पर सर जो है कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज, कोई भारी भारी जैसे वर्ड यूज करेंगे। हम लोग ऐसा यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का एक ही मोटिव है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे पास में जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझाते टाइम पर जितना इजी वे में समझा सकते हो उतना इजी वे में हम लोग आपको समझाएंगे बच्चों। तो देखना आपको काफी अच्छा लगेगा और काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। हर एक टॉपिक एक ही बार में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम चैप्टर है, तो नेशनल इनकम से स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि एक शब्द से करेंगे जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिसका नाम है डोमेस्टिक इनकम। क्या है बच्चों? डोमेस्टिक इनकम। अब ये डोमेस्टिक जो इनकम है ये होता क्या है सर? देखो बेटा, डोमेस्टिक मतलब इसको अगर अपन बिल्कुल आराम से और एकदम कहते हैं ना सिंपल भाषा में समझें तो घरेलू इनकम। घरेलू इनकम का मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर अंदर हम लोग जितनी भी इनकम जनरेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। इज दैट क्लियर? आप अपने देश में रहकर, चाहे आप जो है साउथ में अपने प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमाओ, चाहे नॉर्थ को बेचकर कमाओ, चाहे आप इधर ईस्ट को देखकर या वेस्ट को देखकर, कहीं पर भी आप लोग जो है अपने पैसे को कमाओ, कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बेचकर। बट एक बात ध्यान रखना, जब तक आप अपने देश के अंदर ही बिजनेस कर रहे हो और उससे इनकम जनरेट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझो बच्चों आप लोगों को कि जब भी हम लोग जो है हमारे देश के अंदर रहकर और हमारे देश की बाउंड्री के अंदर ही हम लोग इनकम हमारी जनरेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। इज दैट क्लियर? अब इस डोमेस्टिक इनकम के अंदर, किसके अंदर बेटा? इस डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर हम हमारी जो है विदेशी इनकम को ऐड कर दें, मतलब अब्रॉड इनकम को ऐड कर दें, तो बच्चों वो बन जाएगा आपका नेशनल इनकम। क्या बन जाएगा बेटा? नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर? ये तो मैंने समझाया आप लोगों को सिर्फ एक आपके लेवल पर, बट क्योंकि बेटा हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे मार्केट की बात होती है। तो अब आप वापस से इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाओ बेटा। तो इस देश के अंदर, इंडिया के अंदर जितने लोग भी काम कर रहे हैं
और वो सभी के सभी जितनी भी इनकम अपने देश के अंदर से ही जनरेट कर रहे हैं, उन सब की इनकम को अगर टोटल कर दिया जाए तो उसे डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। और उसी डोमेस्टिक इनकम में जितने भी लोग हैं जो विदेशी कंट्रीज से भी पैसा कमा रहे हैं, उनकी इनकम को भी अगर हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? जैसे मान लो, सपोज करो कि हमारे देश के जितने भी प्रोड्यूसर हैं जो कुछ भी गुड्स बनाते हो, ठीक है ना, वो कोई भी गुड्स बनाते हो, चाहे मोबाइल फोन बनाते हो, कार बनाते हो, कुछ भी चीज बनाते हो बेटा, वो हमारे देश के प्रोड्यूसर जितने भी हैं, 10 हैं, 5 हैं, 15 हैं, 20 हैं, मुझे नहीं पता, आप अपने अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन ले लो दिमाग में। सपोज करो ऐसे 15 प्रोड्यूसर हैं जो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं और सिर्फ अपने ही देश के अंदर बेचते हैं, और उनसे बेचने के उनको बेचने से उनकी जो इनकम जनरेट होती है, तो वो क्या कर रहे हैं बेटा, सिर्फ अपने ही देश में बेच रहे हैं। वो 10-15 लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने ही देश में बेच रहे हैं, जिससे उनकी इनकम जनरेट हो रही है। तो उन 15 लोगों की जितनी भी इनकम जनरेट हुई है वो सारी इनकम डोमेस्टिक कहलाएगी। बट इन 15 लोगों ने आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपोर्ट करके अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमाया है, तो उस पैसे को उस डोमेस्टिक इनकम के साथ आप ऐड कर दोगे बेटा, तो बन जाएगा आपका नेशनल इनकम। क्या बन जाएगा बेटा? नेशनल इनकम आप लोगों का बन जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट, एक तो डोमेस्टिक और एक ये नेशनल, दोनों ही काफी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे बेटा। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास में? एक शब्द है सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में हमारे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होता है जिसकी मदद के बिना कोई भी प्रोड्यूसर अपनी गुड्स या फिर सर्विसेज को डेवलप या प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है बेटा? प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये सब चीजें जो होती है उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? एक प्रोड्यूसर को जगह चाहिए, लैंड चाहिए, उसको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, और क्या चाहिए? लेबर चाहिए, और क्या चाहिए? एंटरप्राइजेस चाहिए बेटा। ये सारे के सारे चारों चीजें जो हैं, ये क्या है? प्रोड्यूसर की मदद करते हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। इसीलिए इन चारों का एक नाम बनाया गया है और वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो आपको यह बोलना है कि वो हर चीज, चाहे वो लैंड हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे लेबर हो, और चाहे एंटरप्राइजेस हो, ये चारों चीजें जो हैं, इनके बिना कोई भी प्रोड्यूसर अपनी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ऐसी चीजों को हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। आप खुद सोचो ना बेटा कि लैंड नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, लेबर नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो क्या कोई प्रोड्यूसर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आई आपको कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे बोला जाता है? तो हमेशा जब भी ये वर्ड आप सुनो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब जिन बच्चों ने मेरा जो है वीडियो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं देखा है, तो मेरी सलाह तो सबसे पहले ये है कि आप मेरा वो वीडियो और वो पूरा पार्ट का जो लेक्चर्स हैं वो जरूर देखो बेटा। एक एक चीज को इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, वहां पर आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा, ताकि फिर आप जब इस चैप्टर में आओगे तो आपको हर एक एक चीज और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी बच्चों।
जैसे देखो बेटा, हमें समझना है फैक्टर कोस्ट। क्या समझना है? फैक्टर कोस्ट। ये जो फैक्टर वर्ड है ना बेटा, ये कहां से आया है? सर ये आया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ही आया है। ठीक है, अच्छा ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है? तो हम बताते हैं आपको, यहां पर प्रोवाइड कराता है ये हाउस होल्ड। अब ये हाउस होल्ड कौन होता है? ये मैंने अपने चैप्टर नंबर 1 में ही डिस्कस आप लोगों से किया है। ये हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है। इज दैट क्लियर बच्चे? अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हाउस होल्ड ने किसको दिया? फर्म को दिया। तो फ्री में थोड़ी दिया है फर्म को। हाउस होल्ड ने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लेबर हो बेटा, और चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइजेस हो बेटा, कुछ भी हो, क्या हाउस होल्ड उसको फ्री में प्रोवाइड करवाएगा? नहीं सर, नहीं करवाएगा। तो फर्म क्या करेगा? फर्म इन सब चीज का पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट, लागत हो जाएगी ना बेटा। फर्म का क्या हो गया? खर्चा हो गया किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने का, तो उसको क्या बोलेंगे? लागत। लागत मतलब कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? कि सर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से फर्म ने लिए हैं, फर्म ने उसका पैसा दिया है, तो फर्म के लिए वो क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट। भाई लैंड लिया तो उसका रेंट पे किया ना बेटा, है ना। कैपिटल लिया तो उसका जो है इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। और उसके अलावा लेबर लिया तो उसका वेजेस पे किया बेटा। एंटरप्राइजेस लिया बेटा तो उसका प्रॉफिट पे किया। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये सारी की सारी चीजें फर्म ने हाउस होल्ड को पे किया है। तो फर्म ने क्या करा? इन चीजों से गुड्स बनाया है, कोई गुड्स सर्विसेज डेवलप किया, प्रोड्यूस करी है, ठीक है ना। और उसको प्रोड्यूस करने में इन सभी चीजों की मदद लगी है, तो वो क्या हो गई बेटा? कॉस्ट हो गया। और कौन सा कॉस्ट हो गया? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई आपको कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? और फैक्टर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली आगे क्लासेस में। अब वो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो हम अभी आने वाली कुछ क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमें बिल्कुल भी जो है यहां पर लूज नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके जो है सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में आपके लिए कुछ ऐसा है कि जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप कभी भी इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूलोगे बच्चों। तो ये क्या था आपके पास में? फैक्टर कॉस्ट। क्या था बच्चों? ये फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट के बाद में क्या होता है बेटा? तो फैक्टर कॉस्ट के बाद में हम लोग समझेंगे मार्केट प्राइस। क्या समझेंगे बेटा? मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस क्या होता है? अब आपने क्या करा? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से अपना गुड्स जो है प्रोड्यूस कर लिया है। क्यों करा है? ताकि सर हम इसको जो है मार्केट में सेल कर सकें। क्या कर सकें? सेल कर सकें। और मार्केट में जब हम इसको सेल करेंगे तभी तो हमारे पास इनकम जनरेट होगी। तो जैसे ही इस प्रोडक्ट को लेकर आप मार्केट में जाते हो, बीच में जो है गवर्नमेंट आपसे इस गुड्स के ऊपर क्या ले लेती है? टैक्स ले लेती है। क्या ले लेती है बच्चों? टैक्स ले लेती है। तो जैसे ही आपके फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? मार्केट प्राइस। अभी तक जब तक वो आपके पास में है, आपकी फैक्ट्री में रखा हुआ है वो गुड्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? किस प्राइस पर रखा हुआ है? फैक्टर कॉस्ट पे रखा हुआ है। बट जैसे उसको मार्केट में बेचने के लिए आप लोग लेकर आओगे तो उसमें टैक्स ऐड कर दोगे आप लोग। क्या कर दोगे बेटा? टैक्स को ऐड कर दोगे। आपको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है उसके अंदर, पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर भी पढ़ सकते हो बेटा।
ठीक है। तो जैसे ही फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड होगा वो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस, मतलब वो एक सेलिंग प्राइस हो जाएगी उस प्रोडक्ट की। क्या हो जाएगी बेटा, एक सेलिंग प्राइस उस प्रोडक्ट की हो जाएगी बेटा। तो इस तरीके से फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही टैक्स ऐड होता है वो क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस बन जाता है, मतलब एक सेलिंग प्राइस आ जाती है। क्योंकि देखो बेटा, हम कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, हमने उसको बनाया इसलिए ताकि हम उसको बेचें और पैसे कमाएं। अब जब तक हम उसको बेचने के लिए लेकर नहीं जा रहे हैं तो उसकी जो प्राइस है उसका नाम क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट होगा। बट जैसे आप उसको मार्केट में लेके जाओगे, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा देगी और उस टैक्स का जो अमाउंट है वो आप अपने प्रोडक्ट में, अपनी गुड्स में ऐड कर दोगे। और जैसे उस टैक्स का अमाउंट आप अपने गुड्स में या सर्विसेज में, उस प्रोडक्ट में ऐड कर दोगे तो जो नया अमाउंट आएगा उसका, उस नए अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस बोलेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई है बेटा? अगर यहां तक कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और यही एक ऐसा तरीका है जिससे मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। देखो यहां पर समझने के लिए कोई दूसरा कोई विचित्र जो है कॉन्सेप्ट्स नहीं आने वाला। यहां हम लोग आपको जितना हो सकता है उतना सिंपल लैंग्वेज से आपको समझा सकते हैं। अब जिन लोगों को सिंपल लैंग्वेज से समझना है उनके लिए प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। इज दैट क्लियर बेटा? और आपके लिए लास्ट में जो मैं आपको एक चीज बता रहा था बेटा, आप जब डिस्क्रिप्शन में लिंक में वहां पर देखेंगे तो आपको एक लिंक नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो और आपको एज इट इज पूरे जो नोट्स हैं जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, वो पूरे नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। अब ये नोट्स में क्या है सर, आप जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है, और उसको आराम से पूरे पढ़ने की कोशिश करना। आप जब तक, जहां तक मैंने पढ़ाया आप उसको पढ़ोगे, आपको हर एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। कुछ उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने वहां पर दे रखे हैं बेटा, सिर्फ बेसिक है, क्योंकि अभी इस सीरीज का मोटिव एक ही है, वो है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। हम यहां पर कोई हाई लेवल क्वेश्चन, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इस सीरीज में मेरा फोकस आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मुझे लगेगा कि इसको मेरे को आपको प्रोवाइड करवाना चाहिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, वही मैं दूंगा। आप लोग ये मत सोचना सर इसमें तो ये वाले क्वेश्चन है तो बहुत इजी होते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके लिए इजी हो, किसी और बच्चे के लिए इजी नहीं हो सकते हैं। और इस सीरीज का मोटिव भी यही है बच्चों कि पहले हम लोग बेस क्लियर करेंगे। जब ये सीरीज क्लियर हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें आप देखना फिर उसमें क्या क्या मिलेगा आप लोगों को। तो बात यही तक थी बेटा मेरी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे तक का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेटा। आप लोग जब तक यहां तक इसको अच्छे से समझो, कोई डाउट आता है तो कमेंट करके मेरे से जरूर पूछना। लिंक डिस्क्रिप्शन में नोट्स का मिल जाएगा और प्रीवियस चैप्टर का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी बेटा। फिर भी अगेन मैं बोल रहा हूं, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो बेटा। जाते जाते प्लीज क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। इन 3 काम से हमारा जो मनोबल लेवल है वो और इंक्रीज होता है, तो प्लीज बेटा ये काम भी जरूर करते हुए जाना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।